Good evening, class. Uh, am I available to you or audible to you all no, or not? Actually, yes. Good evening, sir. Good evening, sir. Finally, from where I have to check the. Okay. From where I have to check the. ओके ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं ना। चलिए जी। तो सबसे पहले आज का जो एग्जैक्टली हमारा लाइव सेशन है वो है सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए फॉर द सब्जेक्ट ऑफ सीआर, है ना। सीआर के अंदर एग्जैक्टली जो अमेंडमेंट्स हैं, आप जानते हैं सीआर के अंदर बेसिकली दो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। द फर्स्ट इज मर्जर एंड अमलगमेशन एंड द सेकेंड इज आईबीसी। ये दो मेन पार्ट है एग्जैक्टली सीआर के अंदर, है ना। टेक ओवर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आईसीएसआई ने जो अपना मॉड्यूल डिवाइड किया हुआ है वो दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो मॉड्यूल उन्होंने दिया है, पहला पार्ट जो मॉड्यूल का है वो किसके ऊपर एग्जैक्टली मर्जर एंड अमलगमेशन के ऊपर है। दूसरा जो है वो किसके ऊपर है, आईबीसी के ऊपर है ना। तो चलिए मैं जो एग्जैक्टली अमेंडमेंट कराऊंगा वो लाइव अमेंडमेंट्स हैं। लाइव अमेंडमेंट्स का मतलब आईसीएसआई के वेबसाइट के ऊपर जो आईसीएसआई ने दिसंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए जो उन्होंने एग्जैक्टली सप्लीमेंट दिया है वो सप्लीमेंट मैं लाइन बाय लाइन करवाऊंगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले एग्जैक्टली ढूंढते हैं कि सप्लीमेंट कहाँ पे है। अच्छा, एक बात और, ये सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए तो है ही एक्सक्लूसिवली, लेकिन इसमें जो टेक ओवर आएगा या मर्जर एंड अमलगमेशन आएगा उसके जो अमेंडमेंट होंगे वो सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए भी फायदेमंद होंगे। अब जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव के कंपनी लॉ में मर्जर एंड अमलगमेशन है, सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर सिक्योरिटी लॉ के अंदर आपका टेक ओवर है, एंड उसके बाद आईबीसी सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर एसबीसी के अंदर है ना। तो ये जो एग्जैक्टली सेशन है, ये सेशन ऐसे तो सीएस प्रोफेशनल के बच्चों को टारगेट करके मैं कर रहा हूँ, लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। चलिए जी, तो सबसे पहले एग्जैक्टली ढूंढना स्टार्ट करते हैं हम कि सप्लीमेंट कहाँ दिया है आईसीएसआई ने। तो आईसीएसआई के वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद एकेडमिक पोर्टल में जाएंगे, न्यू सिलेबस के अंदर जाएंगे। न्यू सिलेबस के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल के अंदर प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, और जब प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर जाएंगे तो सीआर, अब देखो सीआर पार्ट 1, सीआर पार्ट 2, तो आज मैं सीआर पार्ट 1 करवाऊंगा, है ना। और जो अगला मेरा लाइव सेशन होगा सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए, आज फ्राइडे है तो अगले फ्राइडे को होगा फिर, है ना। तो उसमें मैं कराऊंगा सीआर पार्ट 2। फिर जो फ्राइडे आएगा उसमें मैं कराऊंगा ड्राफ्टिंग के अमेंडमेंट्स कराऊंगा, है ना। तो इसका मतलब जो फ्राइडे का एग्जैक्टली लाइव सेशन है वो किसके लिए है, सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए। बाकी जो चैप्टर मैच करेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव से, तो मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों को भी बताता रहूँगा, उसको भी उनको भी फ़ायदा मिलता रहेगा, है ना। चलिए जी, मैं ना ये जो आप कमेंट एग्जैक्टली कर रहे हैं ये बीच बीच में मैं पढ़ता रहूँगा, ये मैं फ़ोन में कमेंट आपके देख रहा हूँ तो वो मैं एग्जैक्टली करता रहूँगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले पेपर 5 पार्ट 1 सीआर, और इसमें देखिए सप्लीमेंट यहाँ पर आ रहा है, रेलेवेंट फॉर दिसंबर 2020 सेशन, है ना। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते एग्जैक्टली देखिएगा तो आपका ये आपका खुल जाएगा सप्लीमेंट। ये देखिए ये खुल गया ना एग्जैक्टली। ये तो आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2 मैं कराऊंगा अगले सेशन में, तो पार्ट फर्स्ट मैं करा रहा हूँ, है ना। तो देखिए मैं सप्लीमेंट कौन सा करा रहा हूँ, सीआर एग्जैक्टली पार्ट फर्स्ट सप्लीमेंट रिलेवेंट फॉर दिसंबर 2020 सेशन, है ना। ठीक है, चलिए जी फिर स्टार्ट करते हैं तब लाइन बाय लाइन, है ना। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो एनकेजे के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा समझ पाएंगे क्योंकि उनके पास बुक्स भी हैं।
तो कौन सा बुक निकाल लेना है मैं बता देता हूँ, जो एनकेजे के स्टूडेंट हैं सीएस प्रोफेशनल में, और जो एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको भी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट सीआर वॉल्यूम फर्स्ट निकालेंगे, सीआर वॉल्यूम फर्स्ट। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि तुम लोगों के पास सीआर वॉल्यूम फर्स्ट जो बुक है वो खुली हुई है कि नहीं तुम्हारे सामने। मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ, आप कमेंट में बताएंगे, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। और जो सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हैं वो अभी सिक्योरिटी लॉ का चैप्टर एग्जैक्टली ओपन करेंगे। सिक्योरिटी लॉ के अंदर टेक ओवर का चैप्टर ओपन करेंगे वो, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करूं फिर। चलिए, भारती जैन ने कह दिया एग्जैक्टली यस सर। तो भारती जैन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ना। तो बुक कौन कौन से है, सीआर के बच्चों का सीआर वॉल्यूम फर्स्ट, और सबसे पहले जो चैप्टर आ रहा है वो चैप्टर क्या आ रहा है, सेबी सैस्ट रेगुलेशन, है ना। तो सेबी टेक ओवर, मतलब टेक ओवर चैप्टर निकालेंगे वो। और सिक्योरिटी लॉ सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है वो भी टेक ओवर का चैप्टर निकाल के रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। चलिए जी, सबसे पहला एग्जैक्टली अमेंडमेंट देखो। सबसे पहला अमेंडमेंट क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020। और ये कब नोटिफाई हुआ, 16 जून 2020 को। इसका मतलब दिसंबर में ये अप्लीकेबल है ना। 30 जून तक के अमेंडमेंट आएंगे ना दिसंबर में। चलिए, सबसे पहले अमेंडमेंट कहाँ पर है वो मैं बता दे रहा हूँ, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2। और ये जो भी एनकेजे के स्टूडेंट है उनको मालूम है ये क्या है, बताओ। ये है क्रेपिंग एक्विजिशन, है ना। चलिए मैं एक बार बुक खोल के भी दिखा देता हूँ, है ना। देखिए ये टेक ओवर चैप्टर मैंने खोला है। मेरा जो टेक ओवर चैप्टर है वो पहले टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, फिर क्या है टेक ओवर ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो जल्दी जल्दी पहले क्या खोलेंगे, टेक ओवर ऑफ लिस्टेड कंपनीज, है ना। टेक ओवर ऑफ लिस्टेड कंपनीज के अंदर जब जाएंगे तो देखिए अभी हम रेगुलेशन 3 पे पहुँचते हैं। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी देखिए। राजीव वर्मा ने बहुत बढ़िया आंसर किया, क्रीपिंग एक्विजिशन उन्होंने लिखा एग्जैक्टली। साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो मुझे लाइव सेशन करने मज़ा आएगा, है ना। तो जहाँ जहाँ मैं पूछूँ वहाँ वहाँ जवाब भी देते रहेंगे सीएस प्रोफेशनल के बच्चे और सीएस एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी लॉ, है ना। अभी हम चलेंगे एग्जैक्टली रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 के अंदर। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 क्रीपिंग एक्विजिशन। ये देखो आ गया ना यहाँ पे, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग क्रीपिंग एक्विजिशन रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, है ना। तो जिनके पास बुक है वो मुझे लगता है उन्होंने खोज लिया होगा। अब मैं बता रहा हूँ इसमें अमेंडमेंट क्या है ना। एक्चुअली क्या हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। ये रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 अब नया लिख दिया गया है, मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया एग्जैक्टली, वो रिप्लेस हो गया, अब नया वाला है। अब नया वाला क्या कहता है, उसमें क्या क्या चेंज है मैं बताता जाता हूँ, आप देखते जाना। चलिए जी, सबसे पहले रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 में यहाँ तक जो बात की गई है वो तो पहले वाली ही बात है। क्रीपिंग एक्विजिशन में क्या होता है मालूम है ना, कि 25 से 75% के बीच में, है ना, कोई भी एक्वायरर किसी भी टारगेट कंपनी का 5% तक का शेयर ले सकता है। अगर वो 5% से ज़्यादा किसी फाइनेंशियल ईयर में लेता है तो उसको क्या करना पड़ता है, पब्लिक अनाउंसमेंट करके, है ना, थ्रू डीपीएस ओपन ऑफर लाना पड़ता है ना। अब इसमें एक प्रोविजो जोड़ा है, प्रोविजो का मतलब जो अमेंडमेंट है वो यहाँ है, ये वो एक्सेप्शन जोड़ा है। एक्सेप्शन ये है कि ये एक्सेप्शन सिर्फ किस ईयर के लिए है, ईयर 2020 से 21, मतलब 2021, है ना। ये कोरोना ईयर आप कह सकते हैं इसको, ये कोरोना ईयर है पूरा 2021 का। तो 2021 के लिए थोड़ा रिलैक्स किया है। वो क्या रिलैक्स किया है, सो देखो आप, कि आप चाहें तो 5% से ज़्यादा, देखिए यहाँ पे बियॉन्ड, कि कोई भी एक्वायरर 2021 में 5% से ज़्यादा, लेकिन कहाँ तक, 10% तक। तो रिलैक्सेशन है 5% से ज़्यादा, लेकिन क्या ओपन एंडेड रिलैक्सेशन है या 10% तक, 10% तक। तो 5% से ज़्यादा लेकिन 10% तक वो ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जो एग्जैक्टली एक्विजिशन है वो इस रूट से हो। वो कौन सा रूट है, देखो, प्रेफरेंशियल इशू। तो मान लीजिए इस कोरोना ईयर में कंपनी को पैसे की ज़रूरत हुई और कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू किया, और इस प्रेफरेंशियल इशू में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किसने किया, एक्वायरर ने। और एक्वायरर ने कितना परसेंट शेयर ले लिया इस साल में, 5% से ज़्यादा, लेकिन कहाँ तक एग्जैक्टली, 10% तक। मान लीजिए 7% शेयर लिया,
तो अगर ये अमेंडमेंट ना आया हुआ होता तो 7% पे क्या लग जाता एग्जैक्टली, ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट आ जाती। लेकिन चूंकि ये एग्जैक्टली अमेंडमेंट हो गया, इससे रिलैक्सेशन मिल गया, तो अब अक्वायरर 7% शेयर, 8% शेयर, 9% शेयर, 10% तक वो ले सकता है, और 10% तक उनको ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं होगी, है ना। ये एक बहुत बड़ा एग्जैक्टली रिलैक्सेशन है, जो किस ईयर के लिए है, 2021 के लिए है ना। तो चलो जल्दी बताओ अमेंडमेंट क्या है। अमेंडमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द एक्विजिशन बियॉन्ड 5% बट अप टू 10% ऑफ द वोटिंग राइट इन अ टारगेट कंपनी शैल बी परमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन बाय प्रोमोटर। हाँ, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जैक्टली सारे एक्वायरर के लिए है या प्रोमोटर्स के लिए है, ये एग्जैक्टली बेसिकली प्रोमोटर्स के लिए है। किसके लिए है, प्रोमोटर्स के लिए, है ना। परसुएंट टू द प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय द टारगेट कंपनी, है ना। तो इसका मतलब ये रिलैक्सेशन किसको दिया गया है, ओनली टू प्रोमोटर्स, और प्रोमोटर्स चाहे तो अपने कंपनी का 5% से ज़्यादा, लेकिन कहाँ तक, 10% तक का शेयर वो ईयर 2021 में खरीद सकते हैं विदाउट कमिंग अप विथ ओपन ऑफर। इसका मतलब जो आउटसाइडर है, प्रोमोटर को छोड़ के जो अक्वायरर है, क्या उनके लिए एक्सेप्शन है क्या, नहीं। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद आगे अब ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये दूसरा जो प्रोविजो है, ये पुराना वाला ही है कि आप जानते हैं ना 75% से ज़्यादा नहीं जाने देगा आपको। ये है ना कि आप 5% भी लेके, या अब तो खैर इसी ईयर के लिए तो छोटा सा एक्सेप्शन है या एग्जम्पशन है, ये तो ओनली फॉर ईयर 2021, पर जनरली तो आप जानते हैं 5% तक का लिमिट होता है। तो 5% करके भी क्या 75% से ज़्यादा पहुंच सकते हैं क्या, वो तो नहीं पहुंच सकते। तो ये तो जनरल बात लिखी हुई है, जो पहले भी लिखी हुई थी कि किसी भी हालत में 75% से ज़्यादा नहीं, 75% ज़्यादा लेंगे तो कंपनी क्या हो जाएगी, फिर डी लिस्ट हो जाएगी, है ना। फिर वो सेबी के एग्जैक्टली ज्यूरिडिक्शन में रहेगी ही नहीं, है ना। बाकी ये एक प्रोविजो है, ये प्रोविजो भी एग्जैक्टली पहले से चल रहा था आईबीसी वाला, कि अगर कोई भी एक्विजिशन हो रहा है परसुएंट टू सेक्शन 31 ऑफ आईबीसी, तो उस केस में भी रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। तो ये सब तो पहली वाली बात है। मेन जो एग्जैक्टली अमेंडमेंट है वो बस इतना है। तो जिन बच्चों के पास बुक है सीआर वॉल्यूम फर्स्ट, है ना, वो बस इसको ऐड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट बस यही है, बाकी सारी चीज़ें पुरानी वाली ही दी गई हैं। ठीक है, चलिए जी, बाकी सारी कहानी पुरानी वाली है। चलिए जी, दूसरा अमेंडमेंट मैं करा रहा हूँ, है ना। दूसरा अमेंडमेंट मैं एग्जैक्टली करवा रहा हूँ, और ये क्या है, दूसरा अमेंडमेंट है, ये भी टेक ओवर के अंदर है। टेक ओवर के अंदर रेगुलेशन नंबर 10, जल्दी बताओ तो रेगुलेशन 10 क्या होता है, सारे के सारे बच्चे जल्दी बताइए रेगुलेशन 10 क्या होता है। अभी मैं दिखाऊंगा, बुक भी है मेरे पास, लेकिन आप लोग बताइए पहले रेगुलेशन 10 होता क्या है। तो रेगुलेशन 10 ऑफ द सेबी सैस्ट रेगुलेशन के अंदर एग्जेम्पशंस का लिस्ट दिया हुआ है ना, कि कुछ ऐसे एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन होते हैं जहां एक्विजिशन ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पे ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है ना। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा तो तुरंत याद आ जाएगा। देखो आप, ये देखिए, ये तो रेगुलेशन 3 चल रहा है, अभी हम रेगुलेशन एग्जैक्टली 10 पे पहुंचेंगे। रेगुलेशन 10 के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, एग्जेम्पशन होता है ना। ये देखो अभी एग्जैक्टली एग्जेम्पशन आएगा, ये सिक्योरिटी लॉ के अंदर भी तो है। रेगुलेशन 8, फिर रेगुलेशन 9, फिर रेगुलेशन 10। रेगुलेशन 10 के अंदर एग्जेम्पशंस का लिस्ट है, एग्जेम्पशन फ्रॉम रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 4, है ना। ये देखो आ गया ना एग्जेम्पशंस, और यहाँ पर लिखा हुआ ना रेगुलेशन 10 एंड रेगुलेशन 11। तो रेगुलेशन 10 सब और एग्जैक्टली रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 1, और फिर रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2, 2, 3, 4, ये सारे एग्जेम्पशंस का लिस्ट है ना। इस लिस्ट में एक और एग्जेम्पशन जुड़ जाएगा, वो देखो क्या एग्जैक्टली ये है, देखिए, और वो है रेगुलेशन नंबर 2B। रेगुलेशन नंबर 2B, इसका मतलब क्या, ये न्यू एग्जेम्पशन है, ये है न्यू एग्जेम्पशन, ये है न्यू एग्जेम्पशन। ठीक है, अब न्यू एग्जेम्पशन किससे है भाई, तो रेगुलेशन 3 से भी एग्जेम्प्ट कर देगा आपको, और रेगुलेशन 4 से भी एग्जेम्प्ट कर देगा, है ना। रेगुलेशन 3 के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, ओपन ऑफर लाने की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट पार करते हैं तो। और रेगुलेशन 4 के अंदर कभी कंट्रोल एक्वायर होता है तो भी ओपन ऑफर लाने की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो रेगुलेशन 3 एंड रेगुलेशन 4 दोनों से एग्जेम्पशन मिलेगा। अब एग्जेम्पशन, ये नया एग्जेम्पशन क्या है वो देखो,
देखिए यहाँ लिखा हुआ है दैट एनी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स और कंट्रोल ऑफ द टारगेट कंपनी, देखो कंट्रोल भी लिखा ना, तो रेगुलेशन 4 से भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगे आप, ऑफ अ टारगेट कंपनी बाय द वे ऑफ प्रेफरेंशियल इशू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बाय द वे ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। अगर कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू किया और उसमें एग्जैक्टली आपने शेयर्स कंपनी का खरीदा, और जो प्रेफरेंशियल इशू हुआ वो एज पर रेगुलेशन 164 ए ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, मतलब सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 के हिसाब से कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू लाया और उसके अंदर आपने शेयर अक्वायर किया, तो वो भी रेगुलेशन 3 और रेगुलेशन 4 से क्या रहेगा, एग्जेम्प्टेड रहेगा, मतलब उसमें रेगुलेशन 3 एंड रेगुलेशन 4 अप्लाई नहीं होगा। तो ये एक न्यू एग्जेम्पशन है। तो जिन बच्चों के पास बुक है तो रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2, इसमें एग्जैक्टली एक और एग्जेम्पशन वो जोड़ लेंगे, रेगुलेशन 10 2B। अब उसमें बस ये लिखा हुआ है कि कोई भी अक्वायरर अगर शेयर अक्वायर किया है, कब अक्वायर किया, जब कंपनी ने क्या किया था, प्रेफरेंशियल इशू, और प्रेफरेंशियल इशू कंपनी ने किया था एज पर रेगुलेशन 164 ए ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। इन दैट केस अगर आप अक्वायरर हैं और शेयर खरीद रहे हैं तो उस केस में रेगुलेशन 3 एंड रेगुलेशन 4 अप्लाई नहीं होगा, है ना। और इस वाले एग्जेम्पशन का फ़ायदा ऐसी लिस्टेड कंपनी से केस में भी मिलेगा जिनके शेयर्स क्या हैं, इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हैं, है ना। देखो लिखा ना, द अबव एग्जेम्पशन फ्रॉम ओपन ऑफर शैल ऑल्सो अप्लाई टू द टारगेट कंपनी विथ इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। अब जानते हैं जो इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स वाली कंपनी होती हैं वो होती तो लिस्टेड ही हैं, लेकिन बहुत जगह सेबी टेक ओवर कोड में उसको ट्रीट किया जाता है जैसे वो अनलिस्टेड ही हो, है ना। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा ये एग्जेम्पशन जो फ़ायदा है ये दोनों ही तरीके की लिस्टेड कंपनी के लिए है, जो ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हैं उनके लिए भी, और ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर्स इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हैं उनके लिए भी। मतलब सीधा समझिए, लिस्टेड कंपनी के केस में अगर वो लिस्टेड कंपनी प्रेफरेंशियल इशू लाई एज पर रेगुलेशन 164 ए ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, तो उस केस में आपने शेयर्स खरीदा तो लिमिट अगर क्रॉस लॉस भी कर जाता है तो भी आपको ओपन ऑफर अंडर रेगुलेशन 3 एंड रेगुलेशन 4 लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जैक्टली अमेंडमेंट्स थे जो किसके अंदर थे, सेबी सैस्ट रेगुलेशन सेबी टेक ओवर कोड के अंदर। तो दो बड़े बड़े अमेंडमेंट्स थे तो जो मैंने एग्जैक्टली करा दिया, ठीक है। अब हम आते हैं किसके ऊपर, मर्जर एंड एक्विजिशन। तो चलो अब चैप्टर बदलना पड़ेगा। जो बच्चे एग्जैक्टली सीआर के हैं वो सीआर वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर मर्जर एंड अमलगमेशन चैप्टर पे आएंगे, और जो बच्चे एग्जीक्यूटिव वाले बैठे हुए हैं वो बच्चे कंपनी लॉ के अंदर मर्जर एंड अमलगमेशन चैप्टर निकालेंगे, है ना। तो एग्जीक्यूटिव वालों के लिए कौन सा चैप्टर हो गया, कौन सा सब्जेक्ट हो गया, कंपनी लॉ, मर्जर एंड अमलगमेशन, और सीएस प्रोफेशनल वालों के लिए सीआर वॉल्यूम फर्स्ट, मर्जर एंड अमलगमेशन, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले सबने अगर चैप्टर निकाल लिया हो तो मैं अमेंडमेंट कराना शुरू करूं फिर। ठीक है, चलिए जी, शिवानी जैन ने बोल दिया ओके सर, तो फिर स्टार्ट किया जाए, इसका मतलब है ना। जो जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं अगर वो कुछ लिखेंगे तो मैं उनका नाम भी बोलता जाऊंगा, है ना। अब जैसे प्रखर भारद्वाज ने लिखा एनके जैसा डॉग्स, अच्छा। उसके बाद श्वेता पाल ने लिखा सर एसएल में बस रेगुलेशन 4 तक है, अच्छा कोई बात नहीं है ना। आप मैं तो पूरा रेगुलेशन ही बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये प्रैंक गेमिंग, ये क्या है पता नहीं, ये कौन सा नाम हो गया प्रैंक गेमिंग। एक बच्चा लिखा दिस इज़ नॉट इन एग्जीक्यूटिव दिस इज़ फॉर प्रोफेशनल, कोई बात नहीं, सुनते रहिए, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, याद कर लोगे ज़्यादा अच्छा है ना। चलिए युक्ता राणा ने लिखा यस सर खोल ली बुक, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन, प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर जिस सेक्शन के अंदर एग्जैक्टली नई चीज़ें हैं वो क्या है, वो सेक्शन 230। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 230 में आइए। सेक्शन 230 में आएंगे हम ऐसे, ये देखो आपको दिखाता हूँ। सेक्शन 230, रुक जाओ मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ इसको ना। सेक्शन 230 ना,
चलिए जी, सेक्शन 230 पे हम पहुंच गए। मुझे लगता है सारे बच्चे इस पेज पे पहुंच गए होंगे। यहाँ पे देखो, पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विद द क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स, है ना। ठीक है जी, अविनाश झा ने बोला ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 230 के अंदर जरा देखो तो अमेंडमेंट कहाँ है, मतलब अमेंडमेंट का मतलब नई चीज़ कहाँ है। सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 एंड सेक्शन 230 सबसेक्शन 12। तो चलिए सबसे पहले हम बुक में वहाँ पहुँच जाते हैं। सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 एंड सबसेक्शन 12, ये लास्ट के दो सबसेक्शन है ना। और आप लोग को याद होगा क्लास में एक एक सबसेक्शन मैंने पढ़ाया था, और सबसेक्शन ही नहीं, रूल्स भी पढ़ाया था पूरा का पूरा, है ना, जो एग्जैक्टली सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं उनको। चलो यही है सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 एंड सेक्शन 230 सबसेक्शन 12। अब इसमें क्या है भाई, देखते हैं। ये रहा। चलिए जी, एक अच्छी खबर ये है कि सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 एंड सेक्शन 230 सबसेक्शन 12, इन दो सबसेक्शन को नोटिफाई कर दिया गया है, इफेक्टिव कर दिया गया है। कब से? 3 फरवरी 2020 से, है ना। तो 3 फरवरी 2020 से ये दो सबसेक्शन एग्जैक्टली अब अप्लीकेबल हो गए हैं। अब बोलोगे सर अब जाके एप्लीकेबल हुए हैं, आपने तो पहले ही पढ़ा दिया था। तो मैंने पहले पढ़ा दिया था थ्योरेटिकली, पर इसके ऊपर अब रूल भी बन गए हैं, और इसके अंदर जो भी प्रोसीजर होगा अब वो भी तैयार है। तो फाइनली भारत के अंदर सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 एंड सेक्शन 230 सबसेक्शन 12, अब ये दोनों एग्जैक्टली सबसेक्शन भी अप्लीकेबल हो गए, इसके ऊपर भी रूल्स बन गए हैं। ठीक है, चलिए जी। तो इस दोनों में पहले क्या लिखा हुआ था वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, देखो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना सारे बच्चे, है ना। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ था। सेक्शन 230 सबसेक्शन 11, एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में इंक्लूड टेक ओवर ऑफर मेड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। इसका मतलब सेक्शन 230 के अंदर पहले क्या होता था, कॉम्प्रोमाइज होता था, अरेंजमेंट होता था। और अगर आपको याद होगा अरेंजमेंट इज़ अ वाइडर टर्म, अरेंजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अरेंजमेंट के अंदर अब आप टेक ओवर भी करवा सकते हैं। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर टेक ओवर अगर सेक्शन 230 के अंदर होगा तो फिर सेबी सैश रेगुलेशन का क्या होगा। तो देखो यहाँ प्रोविजो कर दिया है कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो टेक ओवर कहाँ से होगा, वो सेबी सैश रेगुलेशन से होगा, मतलब उन रेगुलेशन से जो सेबी बनाए। और सेबी ने टेक ओवर के लिए कौन सा रेगुलेशन बनाया हुआ है, सेबी सैश रेगुलेशन, सेबी सैश रेगुलेशन। तो इसका मतलब ये जो टेक ओवर है ये है टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। ये क्या है, टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। तो चलो सबसे पहले तुम लोग अपने बुक में लिखो, ये सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 के अंदर ये जो टेक ओवर वर्ड आया है, ये टेक ओवर वर्ड किसके लिए है, लिस्टेड कंपनी के लिए या अनलिस्टेड कंपनी के लिए। तो अनलिस्टेड कंपनी के लिए, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के लिए तो यहाँ फिर से बोल दिया कि 230 के अंदर आपके लिए कुछ नहीं है, आपको सेबी टेक ओवर कोड में ही जाना पड़ेगा, सेबी सैश रेगुलेशन में जाना पड़ेगा। इसका मतलब अब जो क्रक्स है वो ये है कि अनलिस्टेड कंपनी अगर चाहे, अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 के हिसाब से भी हो सकता है। मतलब सेक्शन 230 सबसेक्शन 11, सेक्शन 230 अब टेक ओवर के लिए भी है, और टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी तो सेक्शन 235 में होता है। अब 235 वाला जो रूट है वो अलग है, वो अगर याद होगा तो उसमें कहीं पर कोई एनसीएलटी पूरे तरीके से शामिल नहीं होता है। वहाँ पर अक्वायरर होता है, टारगेट कंपनी होती है, असेंटिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उन सब के बीच में होता रहता है। एनसीएलटी का काम वहाँ अपील में आता है, अगर आपको याद हो तो, है ना। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 230 के अंदर अगर टेक ओवर हो रहा है तो शुरू से अंत तक क्या रहेगा, एनसीएलटी का रोल रहेगा ही, है ना। तो ये समझ में आया आपको कि ये क्या है एग्जैक्टली। चलिए जी, उसके बाद एक बच्चे ने पूछा है कि सर जिनके पास बुक नहीं है वो क्या करें। आप ना एनकेजे क्लासेस के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे एनकेजे क्लासेस की वेबसाइट पर जब जाएंगे तो डाउनलोड नाम का एक वहाँ पे ऑप्शन आएगा। डाउनलोड में जाएंगे, सारी बुक्स हमने सारे बच्चों के लिए फ्री में वहाँ पर दी हुई है, आप वहाँ से बुक डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब सुनो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एनकेजियंस जो हैं जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 जल्दी बताओ क्या है। सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 का कहना है कि अब अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर भी हो सकता है अंडर सेक्शन 230। अब वही स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बनाएंगे, उसी में टेक ओवर से जुड़ा हुआ प्रोविजन लिख के आप टेक ओवर भी करवा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा,
अब सेक्शन 230 सब सेक्शन 12 क्या है, अब ये भी इफेक्टिव हो गया 3 फरवरी से, है ना। तो एनी अग्रीड पार्टी में मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल इन द इवेंट ऑफ एनी ग्रीवांसेस विद रेस्पेक्ट टू द टेक ओवर ऑफर और कंपनीज अदर देन लिस्टेड कंपनी। खैर ये नहीं भी लिखता तो भी चलता, अदर देन लिस्टेड कंपनी का मतलब अनलिस्टेड ही है। तो अनलिस्टेड कंपनी का मान लीजिए अगर आप टेक ओवर कर रहे हैं और उसमें किसी को कोई परेशानी है, तो उस परेशानी के खिलाफ वो कंप्लेंट कर सकता है किसके पास, NCLT के पास। तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, सब सेक्शन 11 में लिखा हुआ है कि सेक्शन 230 के अंदर अब टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी हो सकता है। सेक्शन 230 सब सेक्शन 12 के अंदर लिखा हुआ है कि अब NCLT सेक्शन 230 के अंदर टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी से जुड़े हुए भी ग्रीवांसेस को देखेगा, है ना। चलिए जी, अब मैंने बताया था कि ये दोनों सब सेक्शन जब इफेक्टिव हुए तो इफेक्टिव करने के लिए इसका पूरा प्रोसीजर बनाना पड़ा, और इसका पूरा प्रोसीजर के लिए क्या बना, रूल। तो देखो यहाँ पे रूल में भी क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ। अब इससे जुड़ा हुआ एग्जैक्टली प्रोविजन दिया। तो देखिए रूल का क्या नाम है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल अमेंडमेंट रूल 2020। अब अमेंडमेंट करके कुछ और भी प्रोसीजर जुड़े गए होंगे, जो प्रोसीजर किसके लिए है एग्जैक्टली, वो प्रोसीजर हैं। अच्छा अब रूल कौन सा जोड़ा गया, सो देखो पहले रूल जोड़ा गया न्यू रूल 80A, रूल 80A जोड़ा गया। अच्छा 80A किसके ऊपर एग्जैक्टली, सेक्शन 230 सब सेक्शन 11 और सेक्शन 230 सब सेक्शन 12। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें सब सेक्शन 12 के लिए पहले लिखा है ना, तो आप इसको सबसे पहले सब सेक्शन 12 भी लिख दो, ठीक है। चलिए जी, तो रूल नंबर 80A क्या कहता है, सो देखो आप, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 230 एंड एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 230। बताओ तो सब सेक्शन 12 में क्या था कि किसी को कोई परेशानी है अंडर टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, तो वो अपनी शिकायतें लेके किसके पास पहुंच सकता है, NCLT के पास पहुंच सकता है। तो सबसे पहले फॉर्म बता दिया, कौन से फॉर्म में शिकायत करेंगे, NCLT 1, फॉर्म नंबर NCLT 1, और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करना पड़ेगा। अटैचमेंट है सबसे पहले तो 5,000 रुपये का फीस है। उसके बाद एक एफिडेविट, आप जानते हैं किसी भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के पास हम कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली देते हैं तो एफिडेविट होना चाहिए। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एप्रियंसेस चाहिए, है ना, अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन और द एग्जीक्यूटेड वकालतनामा। आप मेमोरेंडम ऑफ एप्रियंस दे दीजिए या वकालतनामा दीजिए, दोनों में से कोई एक दीजिए, पर बोर्ड रेजोल्यूशन कॉपी तो अटैच होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द ग्रीवांस की क्या शिकायत है ये बताइए, है ना, टेक ओवर को लेके क्या शिकायत है, और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो, है ना। तो चलिए जल्दी बताओ, सेक्शन 230 सब सेक्शन 12 के अंदर टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी के अंदर आपको कोई शिकायत है तो आप NCLT के पास पहुंच सकते हैं, NCLT फॉर्म नंबर NCLT 1, फॉर्म नंबर NCLT 1। इसके साथ अटैचमेंट में क्या जाएगा, 5,000 रुपये का फीस जाएगा, प्लस एक एफिडेविट जाएगा आपका, है ना, एक एफिडेविट जाएगा, एफिडेविट गया। उसके बाद आपका एक वकालतनामा आप दे दीजिए अलॉन्ग विद द बोर्ड रेजोल्यूशन। उसके बाद आपको जो ग्रीवांस है वो ग्रीवांस लिखिए, और ग्रीवांस के बाद और जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो दीजिए। तो बस यही है, और ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं, रूल नंबर 80A के अंदर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखो आगे कंपनी CAA रूल्स के अंदर भी थोड़ा सा चेंज है। देखो यहाँ लिखा ना, कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन अमेंडमेंट रूल 2020, इसके रूल नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज किया है, और वो चेंज किसके लिए है, सब सेक्शन 11 के लिए है ना, है ना। तो यहाँ पे क्या है, रूल 3 सब रूल 5 एक नया जोड़ा गया। तो देखो ऐसे हो गया इसका मतलब, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 230 के अंदर 2 सब सेक्शन को क्या किया गया, इफेक्टिव किया गया, सब सेक्शन 11 एंड सब सेक्शन 12। जो सब सेक्शन 12 है उसके लिए जो रूल बना वो है रूल 80A, अब वो किसका है, NCLT रूल्स है ना। और इसके अंदर जो है वो आया रूल नंबर 3 सब रूल 5, ये किसका है, ऑफ कंपनीज CAA रूल्स, और ये 80A किसका, ऑफ NCLT रूल्स। तो सबसे पहले ये चार्ट बनाओ,
है ना। तो ये हो गया सेक्शन और ये दोनों क्या हो गया, इसके सब सेक्शन, है ना। तो चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये हो गया सब सेक्शन, ये भी हो गया सब सेक्शन, और ये है सेक्शन। तो जल्दी जल्दी बताओ कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले सेक्शन 230 के अंदर के दो सबसेक्शन, सबसेक्शन 11, सबसेक्शन 12 को क्या किया गया, इफेक्टिव किया गया 3 फरवरी 2020 से, है ना। अब इफेक्टिव करने का मतलब ये है कि अब इसके अंदर जो काम होगा उसका प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। प्रोसीजर कहाँ से बनेगा, रूल से बनेगा। तो सब सेक्शन 12 को इफेक्टिव करने के लिए रूल नंबर 80A लाया गया ऑफ NCLT रूल्स, मतलब NCLT रूल्स के अंदर एक नया रूल जोड़ा गया, रूल 80A। और सबसेक्शन 11 को इफेक्टिव करने के लिए आपका कंपनी CAA रूल्स के अंदर क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और वहाँ पे एक नया रूल जोड़ा, रूल 3 सब रूल 5। अभी तो ये मैंने एग्जैक्टली पढ़ा दिया है, अब ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। शिवानी जी ने लिखा सर साथ साथ हमने चार्ट बना लिया हमेशा की तरह। अच्छा, उसके बाद एक बच्चा HIM-A-G, ये क्या नाम है, पहले तो अपना नाम लिखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ HIM-A-G का मतलब क्या होगा, है ना। इसने पूछा कि सर अब अनलिस्टेड कंपनी के पास दोनों ऑप्शन है। यस, अब अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर अंडर सेक्शन 230 भी हो सकता है और 235 भी हो सकता है, पर 235 में आप देखें तो NCLT पूरे तरीके से एक्टिव नहीं है, वहाँ पे एक अपीलेट अथॉरिटी है। पर अगर आप 230 के अंदर कराएंगे तो अंडर स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट भी आप टेक ओवर करा सकते हैं, टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। चलिए जी, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रूल नंबर 3 सब रूल एग्जैक्टली 5। अच्छा, रूल 3 सब रूल 6 भी है, तो इसका मतलब इस चार्ट में और भी जोड़ लो। इस चार्ट में, अरे चार्ट कहाँ भाग गया, अभी आएगा। रूल 3 5 भी एंड रूल 3 6 भी, ठीक है। चलिए ऐड कर लिया। जो एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं वो तो बार बार कह रहे हैं सर एग्जीक्यूटिव में है क्या, ये तो हमारे एरिया से बाहर जा रहा है ना। चलिए, एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि सर आपको देख के भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैंने कहा चलो आज कम से कम देखो। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल 3 सब रूल 5, अ मेंबर ऑफ अ कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ टेक ओवर। तो चलो सबसे पहले टिक लगाते चलना, है ना। आप अप्लीकेशन लगाएंगे फॉर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट वाइडर टर्म है, और इसी अरेंजमेंट के अंदर आप क्या करवाना चाहते हैं, टेक ओवर। अच्छा, किसी भी मेंबर को ये अलाउ कर दिया जाएगा या बड़ा मेंबर, तो याद रखिएगा किसी भी एरे गैरे मेंबर नहीं अप्लाई कर सकता अंडर सेक्शन 230 सब सेक्शन 11, है ना। वो बड़ा मेंबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन सच मेंबर अलॉन्ग विथ एनी अदर मेंबर, है ना, होल्ड्स नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द शेयर, मतलब ये छोटा मोटा है या बड़ा शेयर होल्डर है, बड़ा मेंबर है, ये बड़ा एग्जैक्टली मेंबर है ना। तो याद रखिएगा मेंबर का मतलब यहाँ पर क्या है, मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 3/4 ऑफ द शेयर, मतलब 75% शेयर उसके पास पहले से है। अच्छा, अकेले अकेले या और भी, जैसे 4 लोग मिल के 75% है, तो 4 लोग मिल के 75% है तो वो भी चलेगा। तो अकेले अकेले भी और लोगों के साथ मिल के भी, मतलब मेंबर का जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो मेंबर्स कितने होने चाहिए, कम से कम उतने मेंबर्स होने चाहिए जिनके पास कितने शेयर्स हो कंपनी के, 75% शेयर्स। तो वही सेक्शन 230 सब सेक्शन 11 का रूट पकड़ सकता है। छोटा शेयर होल्डर एग्जैक्टली सेक्शन 230 सब सेक्शन 11 का रूट नहीं पकड़ सकता है। अब बात ये आ रही है कि इसके पास ऑलरेडी 75% शेयर है या उससे ज़्यादा शेयर है, तो वो अगर टेक ओवर कर रहा है अपने अनलिस्टेड कंपनी को, तो इसका मतलब वो जो रिमेनिंग शेयर्स है उसको अक्वायर कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर अक्वायरिंग एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स। तो 75% शेयर्स या उससे ज़्यादा उसके पास पहले से है, और बाकी बचा हुआ जो शेयर्स है उसको अक्वायर करने के लिए वो सेक्शन 230 सब सेक्शन 11 का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपको याद हो बच्चा, अगर ठीक से पढ़े हो तुम लोग, तो 235 का भी इस्तेमाल कर सकता है वो, है ना। 235 में आपने देखा होगा कि फिर उसमें कुछ कुछ रुकना पड़ता है, 2 महीने का नोटिस दिया, फिर रुका, फिर देखा, फिर आगे बढ़ा, तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाता है। यहाँ पर तो एक बार NCLT का अप्रूवल आएगा स्कीम के ऊपर और फिर वो टेक ओवर हो जाएगा अनलिस्टेड कंपनी का, है ना। तो जल्दी बताओ
सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 के अंदर टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी का जो एप्लीकेशन है वो कोई भी मेंबर लगा सकता है, कोई भी एक्वायरर लगा सकता है, या कम से कम उसके पास 75% शेयर्स होने चाहिए, कम से कम 75% या उससे ज़्यादा, है ना। तो मान लीजिए किसी के पास 80% शेयर है तो वो सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 का इस्तेमाल कर सकता है। और सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 का इस्तेमाल करके अगर आपके पास पहले से 80% शेयर्स हैं तो आप बाकी 20% शेयर्स भी खरीदने का सोच रहे हैं, तभी तो टेक ओवर होगा। ठीक है जी। चलिए, शेयर्स का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर्स या हर वो शेयर जिसमें वोटिंग राइट्स हैं? तो हर वो सिक्योरिटीज़ जिसमें क्या एग्जैक्टली वोटिंग राइट है। अब वो इक्विटी शेयर तो है ही, बस इक्विटी शेयर्स के साथ जैसे डिपॉजिटरी रिसीट एडीआर जीडीआर कन्वर्ट होता है मान लीजिए, तो वो सब मतलब कोई भी ऐसा एग्जैक्टली सिक्योरिटी जिसमें वोटिंग राइट हो, इक्विटी शेयर तो है ही, उसके अलावा भी वो सब भी यहाँ पे शेयर्स ही माने जाएंगे। बाकी एक बात बताओ, शेयर ज़बरदस्ती किसी स्टैचुरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के थ्रू खरीदा जा रहा है तो भी क्या ये सेक्शन वेक्शन अप्लाई होगा? तब ये सब सेक्शन अप्लाई नहीं होते। बोलेगा नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई टू एनी ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट और सक्सेशन एज द केस में बी और एनी ट्रांसफर मेड इन परसुएंस ऑफ स्टैचुरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जैसे आईबीसी है फॉर एग्जाम्पल, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब आईबीसी के अंदर किसी भी कंपनी का डिवाइबल रिहेबिलिटेशन करने के लिए उसके शेयर्स खरीदे जा रहे हैं तो वहाँ तो आप जानते हैं एग्जेम्पशन मिल जाता है। आईबीसी जहाँ चलता है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट के साथ चलता है ना। चलिए जी, बाकी अब रेगुलेशन मुझसे निकला, रूल 3 सब रूल 6 थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, अब ये प्रोसीजर बताएगा। अब सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 के अंदर जो एप्लीकेशन लगाओगे तो उसके साथ क्या क्या अटैचमेंट होगा? सबसे पहले एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से एक रिपोर्ट लेके आना पड़ेगा। वो कौन सा रिपोर्ट होगा एग्जैक्टली? वैल्यूएशन रिपोर्ट। किस चीज़ का वैल्यूएशन कराएंगे? शेयर्स का। कौन सा शेयर्स? जिसको आप अक्वायर करना चाहते हैं। अब मान लो 75% शेयर्स आपके पास ऑलरेडी, तो उसका वैल्यूएशन थोड़ी कराओगे। जो बाकी बचे हुए 25% शेयर्स हैं जो तुम खरीदना चाह रहे हो उस अनलिस्टेड कंपनी का, उस शेयर्स का क्या वैल्यू बनता है ना, उसका उसके ऊपर एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए, है ना। बाकी रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो वो रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट बनाते समय वो इन बातों का ध्यान रखेगा, है ना। ठीक है जी। अब देखिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्या क्या एग्जैक्टली ध्यान रखेगा। सबसे पहला, उसी शेयर्स को लेने के लिए पिछले 12 महीने में और लोगों ने भी बिड किया होगा तो, या और लोगों ने भी उसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे तो उसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए जो पिछले 12 महीने में प्राइस पे हुआ उसमें से सबसे हाईएस्ट प्राइस। मान लीजिए यहाँ पे एग्जैक्टली ये हमारा डेट है, इससे आप चले जाइए 12 महीने पीछे। मान लीजिए 12 महीने पीछे गए तो यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पे उसी कंपनी का शेयर 16 रुपये में खरीदा गया था, उसी कंपनी का शेयर्स एक बार 18 में खरीदा गया था, उसी कंपनी का शेयर्स एक बार 14 रुपये में खरीदा गया था, उसी कंपनी का शेयर एक बार 13 रुपये में खरीदा गया था। ज़रा बताओ तो पिछले 12 महीने में सबसे ज़्यादा कब पे हुआ? 18। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो यहाँ पर क्या आ गया? 18। उसके बाद सेकेंड जो है पैरामीटर वो फेयर प्राइस ऑफ शेयर। अब फेयर प्राइस ऑफ शेयर वैल्यूअर निकालेगा आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जैसे रिटर्न ऑन नेटवर्थ, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स, इन सबको देखिए। अब मान लीजिए ये आया एग्जैक्टली 10 रुपया मान लीजिए आया, ठीक है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो रजिस्टर वैल्यूअर जो अपना वैल्यू देगा वो आपको, मुझे लगता है वो क्या बना के देगा कि नहीं इस कंपनी के शेयर्स का वैल्यू क्या है? 18 रुपया है ना, जिससे कि कंपनी को नुकसान ना हो, है ना। उसके बाद तो एक तो पहला आपको एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट चाहिए, दूसरा एक और डॉक्यूमेंट चाहिए। और दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट है सो देखो, दूसरा चाहिए आपको जो अक्वायरर है जो शेयर खरीदना चाह रहा है, मतलब बाकी शेयर जो उसके पास 75% शेयर पहले से है, बाकी शेयर से वो खरीदना चाह रहा है, तो बाकी शेयर वो खरीदेगा तो वो शेयर खरीदने के लिए उसको पैसा पे करना पड़ेगा। तो उसका हाफ पैसा उसको पहले से ही एक बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। ये एक तरीके का आप समझ लो एस्क्रो अकाउंट है। क्या है? एस्क्रो अकाउंट। तो एस्क्रो अकाउंट का डिटेल देना पड़ेगा। एस्क्रो अकाउंट में कितना पैसा रखना पड़ेगा? हाफ। जैसे मान लीजिए बाकी बचे हुए 25% शेयर्स को खरीदने के लिए मान लीजिए 25 लाख रुपया खर्च हो जाएगा, तो 25 लाख का आधा कितना हो गया? 12.5 लाख। तो 12.5 लाख रुपया इसमें पहले से जमा होना चाहिए। बाकी फिर वही यहाँ भी अप्लीकेशन फ़ीस कितना एग्जैक्टली? 5,000 रुपया है ना।
तो ये एग्जैक्टली सारा का सारा अमेंडमेंट था जो आईसीएसआई ने अपने सप्लीमेंट में दिया था फॉर दिसंबर 2020 एग्जाम। किस सब्जेक्ट के अंदर? सीआर। अभी मैंने सीआर के अंदर सिर्फ पार्ट 1 कराया है। सीआर के का जो पार्ट 2 है जो आईबीसी के ऊपर है वो मैं अगले फ्राइडे को कराऊंगा, ठीक इसी टाइम पे 8 बजे, है ना। तो चलिए, ये छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है। आज पहला एग्जैक्टली मेरा लाइव सेशन था तो मैं ज़्यादा नहीं कराया आज मैंने, क्योंकि बच्चों को नहीं पता था कि बुक लेके कैसे बैठना है, सर कैसे कराने वाले हैं, ये सब नहीं पता था, तो आज मैंने ज़्यादा नहीं कराया है। तो जो अगला सेशन होगा फ्राइडे को सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए, उसमें वो सीआर वॉल्यूम 2 लेके आएंगे और सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे एसबीईसी लेके आएंगे, क्योंकि मैं आईबीसी का सारा अमेंडमेंट कराऊंगा। ठीक है जी। चलिए, अब मैं एक एक करके पढ़ लेता हूँ बच्चे क्या क्या कमेंट लिखे हैं, है ना। उसके बाद 75% से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। नहीं नहीं, तो अनलिस्टेड कंपनी, सॉरी लिस्टेड कंपनी में 75% ज़्यादा नहीं खरीद सकते ना। ये तो लिस्टेड में अगर 75% ज़्यादा खरीदेंगे तो वो कंपनी अनलिस्टेड हो जाएगी। अनलिस्टेड में ऐसा थोड़ी कुछ है। अनलिस्टेड में तो आप 100% तक के शेयर्स खरीद लो, क्या दिक्कत है। होली ऑन सब्सिडी बना लो खुद का, आप ही अकेले शेयर होल्डर। अकेले का मतलब प्रैक्टिकली तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो एक और को रखना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी है तो 6 को और रखना पड़ेगा। लेकिन जो होली ऑन सब्सिडी का कॉन्सेप्ट है वो भी बन सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसे तो लिस्टेड कंपनी में भी बन सकता है, पर लिस्टेड में आप 75% शेयर्स अकेले खरीदना चाहोगे तो उस केस में कंपनी क्या हो जाएगी? डी लिस्ट कंपनी हो जाएगी, अनलिस्ट, है ना। तो अनलिस्टेड कंपनी मान ली जाएगी, है ना, है ना। चलिए जी, अब बच्चे की भूख बढ़ती जा रही है। सब कह रहे हैं सर आरसीडी एनसीआर का भी करा दो अमेंडमेंट, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग की अमेंडमेंट भी करवा दो, है ना। एक भारतीय जन लिख रही है, बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद आपसे पढ़कर, है ना। चलिए, अच्छा, ये सब थैंक यू सर बच्चे लिख रहे हैं। धीरे धीरे मैं सब कराना स्टार्ट करूँगा। बाकी मैं आपको बताऊँ, अभी ड्राफ्टिंग के जो 2-3 चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग मेरी रह गई थी वो मैं करवाने वाला हूँ, है ना। तो जो बच्चे सीएस प्रोफेशनल के मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, वो सारे के सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ जाओ। अब मैं डेली बेसिस पर प्रोफेशनल के बच्चों को भी टारगेट करके कुछ न कुछ करवा रहा हूँ। जैसे ड्राफ्टिंग के चैप्टर्स मैं कराना स्टार्ट करूँगा, ये लाइव सेशंस मैंने स्टार्ट करा दिया है ना। तो प्रोफेशनल के बच्चे भी सारे के सारे जुड़ जाइए मेरे साथ, है ना। ठीक है जी। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलूंगा अगले सेशन में। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार, और कोरोना से एग्जैक्टली बचिए, है ना।